हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड मे बी अ ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंक्लूजन निकाल करके, पूरी तरीके से एनालिसिस करके, मतलब है कि संपूर्ण निचोड़ निकाल करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपको टॉप करने से, बेस्ट नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया है, और पेपर कौन सा है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। तो अभी वाला जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच 1854, है ना। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि वुड डिस्पैच की गुणों एवं दोषों को लिखें, गुणों एवं दोषों को लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक वुड डिस्पैच ऐसा है जिसने पूरे इंडिया के लेवल पर एक तरीके से क्रांतिकारी ला दिया, पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था कि एजुकेशन का सिस्टम क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारा एजुकेशनल सिस्टम चलना चाहिए। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, और मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ ये पूछा गया है कि मेरिट डिमेरिट क्या होता है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से जिन जिन तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। पहले तो मैं वो डिस्पैच भी अच्छी तरीके से बता दूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि मेरिट डिमेरिट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। या तो वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वुड डिस्पैच, आप क्या जानते हैं वुड डिस्पैच के बारे में, या फिर ये पूछ सकता है कि वुड डिस्पैच के मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। इन तीनों तरीकों को मैं डिस्कस कर दूंगा, और आप इस लेक्चर से 10 से 15 पेज बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे शॉर्ट करना है, कैसे लॉन्ग करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसको समझिए, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसको समझिए, है ना। क्या था ये वुड डिस्पैच, किसने दिया था, ये जो नाम है चार्ल्स वुड ने दिया था। आप समझ सकते हैं कि वुड की वजह से ये क्या कहते हैं कि इनका वुड डिस्पैच नाम पड़ गया, ठीक है। क्या नाम था, चार्ल्स वुड। एक बात और याद रखना, जो पूछ लिया जाता है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वुड डिस्पैच का दूसरा नाम मैग्ना कार्टा भी है, ठीक है ना। तो अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1833 से लेकर के 1853 यानी कि 1833 से लेकर के 1853 तक ब्रिटिश शिक्षा काल माना जाता है। यहां देख सकते हैं 1833 से लेकर के 1853 तक ब्रिटिश शिक्षा काल यानी कि ब्रिटिश एजुकेशनल पीरियड माना जाता है। तो यहां इस पीरियड में यह कहा गया, जब क्या कहते हैं कि 1853 आता है, फिर जो है इंडियन लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी सीखना है। तो फिर क्या होता है, यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट किससे, यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहता है, कौन, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश ये कहता है कि आप ये बताओ कि आपके इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम क्या होना चाहिए, इंडिया का एजुकेशनल ढांचा कैसा होना चाहिए, वो ये कहता है। ईस्ट इंडिया क्या कहते हैं, ब्रिटिश के पार्लियामेंट किसको कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उस टाइम में 1853 में उस टाइम में चार्ल्स वुड ही उसका कौन होता है, अध्यक्ष होता है। देखिए प्रेसिडेंट द बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं क्या, कंट्रोल। इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, वो चार्ल्स वुड ही होता है। तो एक तरह से क्या समझ में आया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट चार्ल्स वुड से ये कह रहा है कि आप ये मुझे बताएं कि आपका इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए। तब क्या होता है कि ये जो वुड डिस्पैच, ये जो चार्ल्स वुड है, वो पूरी तरीके से एक क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है कि इंडिया में ऐसे ऐसे एजुकेशनल का सिस्टम होना चाहिए। तो उस स्ट्रक्चर को ही, वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया उसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, उसको एक रिपोर्ट बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं कि ये जो वुड डिस्पैच था वो एक तरीके से रिपोर्ट था, वो एक तरीके से ढांचा था, जिसे हम क्या बोलेंगे, आदेश पत्र भी बोल सकते हैं हिंदी में, कि ये एक आदेश पत्र था जिस पर ये सजेशन किया गया था, जिस पर क्या कहते हैं कि ये रिकमेंडेशन क्या किया गया था, सिफारिश किया गया था कि ये सारी चीजें हमारे इंडिया के एजुकेशनल में सिस्टम में अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब कहा गया था, 1853 में कहता है, और उसके बाद में 16 जुलाई 1854 को ये पूरा का पूरा वुड डिस्पैच या फिर मैग्ना कार्टा तैयार हो जाता है। अब उस मैग्ना कार्टा या फिर वुड डिस्पैच में किन किन बातों को रखी जाती है, क्या क्या चीजें सजेस्ट की जाती है, क्या क्या चीजें सिफारिश की जाती है, उसको समझिए अच्छी तरीके से। और ये चीज आपको ना एक लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। देखिए आप एक बहुत बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि इसको पढ़ने के बाद में ना आप बहुत बेस्ट तरीके से इसका क्या कहते हैं कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि अंग्रेज अच्छा था या फिर उन्होंने गलत किया, सही किया। हमारा एजुकेशनल सिस्टम आज जो हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, उसका सिस्टम किसने दिया, वो मैंने, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका हर एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए
सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पेस, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, आदेश पत्र के सुझाव व सिफारिश। वो जो आदेश पत्र बनाया गया था चार्ल्स वुड के थ्रू से, उसमें क्या सुझाव और क्या सिफारिश दिया गया ये देख सकते हैं आप। पहला होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, यानी क्या, यानी कि शिक्षा का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर इन्होंने क्या कहा, वो क्या कि चार्ल्स वुड ने ये कहा, या फिर वुड डिस्पेच का जो एक आदेश पत्र है, वो पत्र में ये सिफारिश की गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर के ऊपर होगा, शासक के ऊपर होगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी मेंबर हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे भारत में किस तरीके से एजुकेशनल सिस्टम अप्लाई होना चाहिए, उसके हाथ में कंट्रोल होगा। पहला ये चीज था, ठीक है ना, पहला ये चीज था। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट होगा एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सपोज शिक्षा का उद्देश्य, सपोज दैट उन्होंने खाका बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, ये हमें एजुकेशन चाहिए पूरे इंडिया में। अब वो बनाने के बाद में ये कहा कि इसका उद्देश्य या फिर एम्स क्या निकल के, लक्ष्य क्या निकल के आना चाहिए। उसमें इन्होंने ये कहा कि पहला पॉइंट तो ये है कि मेंटल और कैरेक्टर को, यानी कि जो इंडियन लोग हैं उनके मेंटल को, यानी कि उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसको डेवलप करना है। और दूसरा उद्देश्य क्या होगा कि उनके कैरेक्टर को किस तरीके से बनाना है, वेस्टर्न के तरीके से बनाना है, क्योंकि यहां का कैरेक्टर क्या है, पूरा का पूरा स्पिरिचुअल है। दूसरा जो है क्या कहते हैं कि वेस्टर्न नॉलेज, इनको वेस्टर्न नॉलेज के बारे में बताना है। सपोज दैट हमारा जो इंडिया का नॉलेज था क्या था, हम लोग जो है संस्कृत पढ़ते थे, हम लोग जो क्या कहते हैं कि उस टाइम की जो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं वो लोग पढ़ते थे, वो चीजें पढ़ते थे, स्पिरिचुअल पढ़ते थे, रिलीजियस पढ़ते थे, कल्चर पढ़ते थे। लेकिन ये क्या कहता है, इसका उद्देश्य क्या कहता है कि वेस्टर्न नॉलेज के बारे में बताना है, क्योंकि ये लोग ये मानते थे कि इंडिया से कई ज्यादा बेहतर वेस्टर्न नॉलेज है। और वेस्टर्न नॉलेज क्या है, वेस्टर्न नॉलेज आपका क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा साइंस है, ये सारी चीज है। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेटहुड। स्टेटहुड का क्या मतलब होता है, इसका जो तीसरा उद्देश्य था कि स्टेटहुड कहने का मतलब है कि एक इंडियन को इस तरीके से बना देना है कि वो स्टेट के लेवल पर वो क्या कहते हैं कि स्टेट को संभाल सके, स्टेट को समझ सके और स्टेट में जितनी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें अप्लाई कर सके। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं कि उसके बाद आप देख सकते हैं करिकुलम। तीसरा जो पॉइंट होगा आपका करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूरा का पूरा जो है वेस्टर्न लेवल से होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन सारी चीजों को अप्लाई किया जाना चाहिए जो चीजें वेस्टर्न में है, जैसे कि आपका साइंस हो गया, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे कि क्या कहते हैं कि आपका फील्ड वर्क हो गया, ऐसी चीजें। जैसे क्योंकि हमारे इंडिया में जो हमारा जो करिकुलम था वो क्या था, पूरा का पूरा स्पिरिचुअल हुआ करता था, रिलीजियस के भी पर हुआ करता था। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और उस टाइम में और भी दूसरे लोग थे, जैसे कि उस टाइम में जो है पर्शियन यानी कि फारसी का एक बहुत बड़ा दौर था, अरबिक का बहुत बड़ा दौर था, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह से लोग आए थे। उसके बाद संस्कृत को भी रखा इन्होंने करिकुलम में संस्कृत को भी रखा। लेकिन क्या किया इन्होंने, इस सब चीज को सीखने का मीडियम जो था वो इंग्लिश को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो करिकुलम में उन्होंने क्या बदलाव किया कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो स्किल को डेवलप करता हो, है ना, जो क्या कहते हैं उसके कैरेक्टर को डेवलप करता हो, जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसकी कौशलता को डेवलप करता हो, ऐसे करिकुलम की इन्होंने बात की। उसके बाद आता है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के माध्यम के लेवल पर अगर आप देखेंगे, इन्होंने कहा कि शिक्षा में देखिए वुड डिस्पेच से पहले जो शिक्षा का माध्यम था वो तो इंग्लिश था, ठीक है, लेकिन वुड डिस्पेच जब आता है तो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। इन्होंने ये कहा कि एलिमेंट्री स्कूलों में क्या कहते हैं कि वो उनका जो है मातृभाषा के लेवल पर पढ़ाना चाहिए। उसके बाद में ये कहता है कि सेकेंडरी लेवल में आकर के क्या करना चाहिए, मातृभाषा और फिर क्या कहते हैं इंग्लिश रहना चाहिए। और फिर हायर कॉलेजेस में या फिर विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के मीडियम से पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि मीडियम कैसा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी लेवल पर जो है उसको मातृभाषा यानी कि मदर टंग के थ्रू से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद होता है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यानी कि शिक्षा विभागों की स्थापना। कहने का क्या मतलब है कि जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है ये इस तरीके से बनाना है कि हर जगह पे, चाहे वो पुणे है, चाहे वो चेन्नई है, चाहे वो मद्रास है, चाहे वो मुंबई है, हर जगह पर एक क्या कहते हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट बना देना है, ठीक है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट बना देना है। उस डिपार्टमेंट में एक मेंबर होगा, हेड होगा, है ना, उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल होंगे। तो वो सारे लोग जो है मिल करके इसको क्या करेंगे, कंट्रोल
कंट्रोल करेंगे एजुकेशन को। तो इस तरीके से इन्होंने डिपार्टमेंट की बात की कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बना देना है जो डिपार्टमेंट ये डिसाइड करेगा कि कहां पर एजुकेशन कैसा हो रहा है, कहां पर एजुकेशन कितनी हो रही है, ये सारी चीजें इन्होंने बात की। उसके बाद आप छठा पॉइंट देखेंगे, यहां पर 6 पॉइंट ये कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालयों की स्थापना। यहां पर जो विश्वविद्यालय थे बहुत कम थे, आपको भी पता है पूरी तरीके से विश्वविद्यालय यहां पर नहीं हुआ करते थे। गुरुकुल सिस्टम से हम लोग पढ़ा करते थे, जैसे कि बाहर जाकर के मंदिरों में गुरु के पास में जाके पढ़ते थे, पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आपको पता होगा। लेकिन फिर इन्होंने क्या कहा, वो डिस्पेच या फिर चार्ल्स या फिर मैग्ना कार्टा ये कहता है कि अब यहां पर विश्वविद्यालय बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने ये तो कहा विश्वविद्यालय करेंगे बनेंगे, लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आया कि इन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालय कैसे बनेंगे, लंदन के जिस तरीके से वहां पर ऑक्सफोर्ड है ऐसे ही यहां पर विश्वविद्यालय बनेंगे। कहने का क्या मतलब था इनका, जिस तरीके से वेस्टर्न लोग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज बनाते हैं ऐसे ही इंडिया में भी बनाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम में आपको पता होगा चेन्नई में बनाया गया था, है ना, मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए गए थे, यूनिवर्सिटीज बनाया गया था। उसके अलावा कोलकाता में आप फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम सुने होंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज उन्हीं के लिए बनाया गया था कि उनको सिखाना है किस तरीके से बोला जाएगा, लैंग्वेज सिखाना है उनको, चरित्र सिखाना है। तो ये क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज बनना चाहिए हमारे इंडिया में, लेकिन गलती ये हो गई कि किस तरीके से बनना चाहिए, वेस्टर्न की तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेड इंस्टीट्यूशन, इन्होंने इंस्टीट्यूशन को ग्रेड देना शुरू कर दिया, यानी कि क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटीज है तो यूनिवर्सिटीज जो है कॉलेज को क्या करेगा, एफिलिएशन देगा, और कॉलेज जो है फिर क्या कहते हैं कि स्कूलों का एफिलिएशन देगा। तो इस तरीके से बच्चा जाएगा, पहले क्या होगा, प्राइमरी में जाएगा, फिर मिडिल में जाएगा, फिर क्या कहते हैं हायर में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, फिर यूनिवर्सिटीज में जाएगा। पहले ये नहीं था, है ना, पहले सिर्फ यूं ही हम लोग पढ़ते थे, कोई सिस्टम नहीं होता था, पढ़ते गए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अब जो होगा क्या होगा, ग्रेड इंस्टीट्यूशन बनेगा, ग्रेड के लेवल पर। तो पहले क्या होगा, प्राइमरी होगा, फिर मिडिल स्कूल जाएगा बच्चा, फिर हाई स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। फिर यूनिवर्सिटी जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक चीजों को कंट्रोल करेगा। यह ग्रेड सिस्टम इंस्टीट्यूशन बनाने की इन्होंने बात की। उसके बाद आप देख सकते हो एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन, यानी कि जन शिक्षा का विस्तार। कहने का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली हमारा जो इंडिया है वो बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, कहीं पर रूरल एरिया है, कहीं पर अर्बन एरिया है। इन्होंने ये कहा कि हर सिस्टम में हर तरीके से हर बच्चे के साथ में हर जगह पर एजुकेशन फैलना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो स्कूल्स है वो 1 किलोमीटर पर, अपर जो है वो क्या कहते हैं 3 किलोमीटर पर। कहने का मतलब है कि इन्होंने ये कहा कि हर जगह पर सिस्टम होना चाहिए पढ़ाई का। इन्होंने जन जन लोगों तक, यानी कि आदमी एक एक बच्चे तक इन्होंने एजुकेशन को पहुंचाने की बात की। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी कि सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली, ग्रांट इन एड सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब ये था कि जो चार्ल्स बोर्ड थे इन्होंने ये क्या कहते हैं सिफारिश की थी कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिया क्या है, बहुत ब्रॉड लेवल पर फैला हुआ है। यहां का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अब इन पॉपुलेशन को सिर्फ अकेला गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है। कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, यह किया जाएगा कि कुछ जो प्राइवेट सेक्टर है ना, कुछ जो प्राइवेट सेक्टर है उन सेक्टरों को भी रिस्पांसिबिलिटी दी जाए कि 25%, 20%, 50% जो है आपको भी बच्चों को देखना है, आपको भी बच्चों को भी पढ़ाना है। तो यह क्या किया इन्होंने कि क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी कि प्राइवेट के साथ में जोड़ दिया गया, प्राइवेट के साथ में जोड़ दिया गया। जैसे अभी मोदी सरकार कर रहा है ना कि अपनी रिस्पांसिबिलिटी से भागने के लिए क्या कर रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया कि अब वो पीछा छुड़ा रहा है इस चीज से। इन्होंने भी यही किया था, ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी कि अब प्राइवेट को जोड़ना है, प्राइवेट को भी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि आप भी मिलकर के ये जो इलिटरेसी है इसको खत्म करो। ये समझ में आ गया। उसके बाद होता है आपका ट्रेनिंग फॉर टीचर, यानी कि अध्यापकों का प्रशिक्षण। पहले क्या होता था कि टीचर जो भी आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सपोज दैट के ट्रेनिंग अगर नहीं की जा रही, सपोज दैट के पहले क्या होता था, कोई भी टीचर आकर के आपको साइंस पढ़ा दे रहा है, कोई टीचर आकर के आपको मैथमेटिक्स पढ़ा दे रहा है, कोई भी टीचर आकर के आपको मेडिकल पढ़ा दे रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है, क्या कहते हैं कि लैंग्वेज का टीचर कोई मेडिकल पढ़ा सकता है क्या मैथमेटिक्स का टीचर आकर के लैंग्वेज पढ़ा सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इन्होंने ये कहा कि हमें ना गुणवत्ता के बिहाफ पर हमें टीचर चाहिए, और टीचर का क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग का क्या मतलब है, अगर वो मेडिकल फील्ड का है तो उसको मेडिकल का पूरा
पूरा मास्टरी होना चाहिए। अगर वो लैंग्वेज फील्ड का है तो लैंग्वेज में पूरा का पूरा मास्टरी होना चाहिए। यानी कि टीचर को नहीं छोड़ना है, टीचर को पूरी तरीके से ट्रेंड करके रखना है, क्योंकि टीचर के बिहाफ पर ही तो बच्चा बन रहा है ना। उसके बाद होता है आपका, इन्होंने क्या बात किया, वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। ऑब्वियसली हमारा जो इंडिया था पूरा का पूरा क्या था, स्पिरिचुअल नॉलेज को देता था। कोई मतलब नहीं था कि बच्चा क्या कमाएगा कल, बच्चा किस तरीके से अर्निंग करेगा, कोई मतलब नहीं था। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज पढ़ाया जाए ना, तो पढ़ाने के बिहाफ पर उसका जो उद्देश्य है, उसका जो क्या कहते हैं कि रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, ये निकल के आए कि बच्चा उससे कुछ कमा भी पा रहा है, बच्चा कुछ उससे अर्निंग भी कर पा रहा है। सपोज हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग जो है क्या कहते हैं कि रिलीजियस पढ़ते थे, उसके बाद स्पिरिचुअल चीजें पढ़ते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, इसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, कमा भी सकते हो। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, वोकेशनल नॉलेज की भी बात की, वोकेशनल एजुकेशन की बात की। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात इन्होंने की वो है आपका वुमेन एजुकेशन। ऑब्वियसली उस टाइम में वुमेन को एजुकेशन देना बिल्कुल महापाप समझा जाता था, लेकिन इन्होंने आकर के ये कहा, जो बहुत बड़ी बात कहा कि वुमेन को एजुकेशन दिया जाएगा और वुमेन को पढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात थी, एजुकेशन फॉर मुस्लिम। उसके बाद है आपका एजुकेशन फॉर मुस्लिम। मुस्लिम उस टाइम में क्या थे, बहुत ज्यादा नीचे माने जाते थे, और एजुकेशन मुस्लिम को बिल्कुल नहीं परमिशन थी। मुस्लिम में महिलाओं को कह लो या फिर मेंस को कह लो, उनमें क्या कहता था कि वो उनको पढ़ने की परमिशन ज्यादा नहीं थी, वो पढ़ते भी नहीं थे ज्यादा, और पढ़ते भी थे तो क्या पढ़ते थे कि उस दुनिया की चीजें पढ़ रहे हैं, रिलीजियस की चीजें, सिर्फ क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअल की चीजें, हेवन एंड हेल की चीजें पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम को भी पढ़ाई का अवसर देना चाहिए। और उस टाइम में फिर क्या हुआ, ईरान जब आता है, अरब जब आता है, तो अरबिक लैंग्वेज लेकर के, फारसियन लेकर के, उर्दू लेकर के आता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम को पढ़ाई का अवसर पूरी तरीके से देना चाहिए। उस तरीके से फिर जो है मौलाना सर सैयद साहब खड़े होते हैं, उन्होंने फिर अलीगढ़ की स्थापना किया, जामिया मिल्लिया जैसे यूनिवर्सिटीज बनी। तो या फिर इस तरीके से फिर जो है मुस्लिम को एजुकेशन देने का सिस्टम इसमें बात होती है। उसके बाद होता है आपका, देखिए एक पॉइंट और आता है, एक होता है वर्नाकुलर, एक होता है एंग्लो वर्नाकुलर। ये पॉइंट आपको समझना है। देखिए वर्नाकुलर कहने का मतलब ये था, इन्होंने ये कहा था कि प्राइमरी लेवल के जितने स्कूल है ना, उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज अप्लाई होना चाहिए। वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, वर्नाकुलर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मदर टंग। वर्नाकुलर का मतलब होता है मदर टंग, मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब एंग्लो वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब होता है कि मदर्स टंग के साथ में इंग्लिश को भी मिला करके पढ़ाना है। ये कहा था, ये आपका मिडिल स्कूलों में था। प्राइमरी स्कूलों में वर्नाकुलर यानी कि मदर टंग से पढ़ाओ, और मिडिल स्कूलों में क्या करो, वर्नाकुलर और फिर इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के साथ में पढ़ाओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद होता है आपका एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षा एवं रोजगार। इन्होंने ये कहा कि शिक्षा जब दिया जाएगा तो वो रोजगार के बिहाफ पर दिया जाएगा, यानी कि जो बच्चा पढ़ेगा उस बच्चे को, उसके बाद यही हुआ ना कि क्या कहते हैं कि कॉलेजेस से ये पूछा जाता है, स्कूल से ये पूछा जाता है कि क्या कितना आप शिक्षा दे सकते हैं, है ना, कितना आप शिक्षा दे सकते हैं, ये भी चीज इसमें देखा गया। तो यहां पर ये कहा गया कि जो चीजें आप पढ़ाएंगे बच्चों को, वो शिक्षा भी देंगे तो रोजगार भी देंगे। यानी कि ऐसे एजुकेशन देना है, ऐसा नॉलेज देना है बच्चों को जिससे कि उसको कल की डेट में रोजगार मिल सके। तो ये था पूरा का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो वोट डिस्पैच या फिर मैग्ना कार्टा चार्ल्स वोर्ड ने दिया था। ये पूरा का पूरा ढांचा है। अब जो आपका क्वेश्चन है ये कहता है कि मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो तीनों मैं चीज बता रहा हूं। देखो जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो तीनों तरीका मैं बता रहा हूं। एक तो मैंने बता दिया ये होता क्या है, दूसरा आप मैं मेरिट बताऊंगा, डिमेरिट बताऊंगा, आप इजीली जो है इसको कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कहीं भी ट्विस्ट करे आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने बता दिया ये चीज होता क्या है। अब आप देखो, अपना दिमाग लगाओ, आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, अपना दिमाग लगाओ। अगर ये मेरिट्स की बात करता है ना, तो मेरिट्स की जब बात करेगा तो ऑब्वियसली मेरिट ही मेरिट भरे हुए हैं इसमें, पूरी तरीके से देख सकते हो। सपोज दैट मैं उठा के बताता हूं आपको मेरिट क्या होगा। इंडिया में 1853 में जब यह आदेश दिया जाता है कि आपको क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि एजुकेशनल पॉलिसी लागू करना है, तो यह सबसे पहला एजुकेशनल पॉलिसी था। इससे पहले इंडिया में कोई एजुकेशनल पॉलिसी अप्लाई नहीं होता था। तो यह एक हिसाब से कह सकते हैं कि इसका मेरिट क्या बनता है कि यह पहला एजुकेशनल पॉलिसी है जिसने इंडिया को एजुकेशन की तरफ लेके गया। पहला हो गया आपका एजुकेशनल पॉलिसी। दूसरा होता है आपका यहां पर एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन में इन्होंने क्या जोड़ दिया था कि बच्चों को स्किलफुल टीचर बनाना है, स्किलफुल टीचर बनाना है। उसके बाद आप देख सकते हो करिकुलम में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल को पढ़ने की बात नहीं की, बल्कि हर चीजों को, संस्कृत को भी ऐड किया, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सबको ऐड किया इन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या किया कि करिकुलम को साइंस भी सिखाना है, करिकुलम में टेक्नोलॉजी भी सिखाना है, करिकुलम में मेडिकल भी सिखाना है। तो ऑब्वियसली ये मेरिट ही है। उसके बाद आप देखेंगे अगर
एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनाया इन्होंने, उसके बाद आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज बनाया इन्होंने, इसके बाद आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन बनाया इन्होंने, इसके बाद आप देखेंगे मास एजुकेशन यानी कि हर बच्चों तक इसको एजुकेशन को फैलाने की बात की, ग्रेड सिस्टम की बात की, ट्रेनिंग ऑब्वियसली मेरिट है। उसके बाद देख सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, बच्चा जो पढ़ रहा है उसका जो है परिणाम क्या निकल के आएगा उसकी थी नहीं पहले, वोकेशनल एजुकेशन ये मेरिट है। उसके बाद आप देखेंगे वुमेन एजुकेशन, वुमेन के एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता था, इन्होंने बात की, सबसे बड़ा मेरिट है। उसके बाद एजुकेशन फॉर मुस्लिम कम्युनिटी जो है बहुत माइनॉरिटी में है, उसकी एजुकेशन की बात नहीं की। उसके बाद होता है आपका वर्नाकुलर बहुत बड़ा पॉइंट है। वर्नाकुलर क्या मतलब है, मदर टंग में पढ़ाने की बात की इन्होंने, जबकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात होती थी। उसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली रोजगार दे रहा है तो इससे बड़ा मेरिट और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, उसके इससे बड़ा और मेरिट कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि मेरिट ऑफ वो डिस्पैच आपको समझ में आ गया, आप अच्छे से लिख लेंगे, गुण बोलेंगे उसको। उसके बाद डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स इसमें कुछ चीजें हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें इसको डिमेरिट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये डिमेरिट था, ठीक है। इन्होंने लेकिन पूछा हुआ है तो आपको बताना है। पहला डिमेरिट आप देख सकते हो यहां पर वेस्टर्न नेचर, इनका जो पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर था ना, पूरा का पूरा ढांचा था, वो डिस्पैच का जो पूरा आदेश पत्र था ना, वो क्या दिखने के लिए मिलता था, उसमें वेस्टर्न नेचर देखने के लिए मिलता था। क्योंकि जब भी ये करिकुलम की बात करता है तो कहता है इंग्लिश को अप्लाई करो, जब भी यूनिवर्सिटीज की बात करता है तो कैसा ऑक्सफोर्ड की तरह से, लंदन यूनिवर्सिटीज की तरह से होना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि और अगर यहां पर एम ऑफ एजुकेशन की जब ये बात करता है तो कहता है वेस्टर्न नेचर की तरह से यहाँ के लोगों का नेचर होना चाहिए। तो यहां पर देखने के लिए ये मिलता है कि कुछ लोग यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये पूरा का पूरा वेस्टर्न नेचर का था। ऑब्वियसली ये थोड़ी सी खामी तो है इसमें। और दूसरा पॉइंट देख सकते हैं आप, आइडिया ऑफ लंदन, पूरी की पूरी तरीके से यहां पर वेस्टर्न का आइडिया चलता था। वो लोग चाहते थे कि जो क्या कहते हैं आइडियाज वहां पर चलते हैं वही आइडियाज यहां पर अप्लाई करना है। उसके बाद आप देख सकते हो प्रायोरिटी टू इंग्लिश, इन्होंने हर जगह पर इंग्लिश को प्रायोरिटी दी, ठीक है, ये चीज था इसमें खामी। स्पिरिट वेस्टर्न नॉलेज, ये चाहते थे कि पूरी तरीके से वेस्टर्न नॉलेज को अप्लाई करें, यहां की चीजों को नहीं करें, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं था। इन्होंने संस्कृत को भी लागू किया था, उर्दू अरबी को भी लागू किया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ठीक है इनका मीडियम ये इंग्लिश लेकर के चलते थे, कहीं ना कहीं नॉलेज ऑफ वेस्टर्न लेकर के चलते थे कहीं ना कहीं। उसके बाद आप सब देख सकते हो आपका डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था कि इन्होंने ये कह दिया था कि ये जो क्या कहते हैं कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनेंगे ना, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में इन्हीं के मेंबर होते थे। अब इन्हीं के मेंबर होते थे तो ये बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे कि आपको यही पढ़ना होगा, आपको यही इसी तरीके से आपको ऐसे यूनिवर्सिटी बनाना है, आपको यही मीडियम अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफेक्टिव सिस्टम एजुकेशन था इसमें। उसके बाद देख सकते हो आप डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन के मेंबर सारे के सारे इन्हीं के हुआ करते थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करते थे, ये लोग अपने इंडियन को नहीं उसमें लागू करते थे, वो अपने लोग होते। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता था कि ये पूरी तरीके से अपनी चीजों को, वेस्टर्न चीजों को अप्लाई करने की बात करते थे। तो ये था आपका पूरा का पूरा वुड डिस्पैच, उसके मेरिट, उसके डिमेरिट, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।